Hello student and welcome to the 33 lecture for class 10th mathematics nurture and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, and as you know that we are discovering a chapter called arithmetic progression and इसकी अभी एक क्लास ही हुई है और बेसिकली पहली क्लास में हमने कहा था कि इस चैप्टर में कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है ना, मोर और लेस इट इज़ रिलेटेड विद द फार्मूलाज ओनली, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ज़्यादातर फार्मूला है। चैप्टर का नाम वैसे एपी भी कहते हैं इसको, और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था वो हमने देखा था कि कोई भी जनरल जो सीक्वेंस है उसको कैसे रिलेट किया जाता है, कोई भी जनरल सीक्वेंस को कैसे देखा जाता है। कोई सीक्वेंस हो सकती है जिसके अंदर कांस्टेंट है, कोई दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस बराबर आ रहा हो। कोई सीक्वेंस हो सकती है जिसके अंदर कोई दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशो बराबर आ रहा हो, या कुछ और भी रिलेशन हो सकता है जैसे कि हमने डिसाइड किया था। और फिर एक चीज़ और देखी थी कि nth टर्म का मतलब क्या होता है। किसी भी सीक्वेंस और सीरीज़ के अंदर nth टर्म जो होती है उसका बेसिकली क्या मीनिंग होता है वो भी हमने डिस्कवर किया था, राइट। तो अब जो हमारी आज की क्लास है या लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक छेड़ा था और वो हमने देखा था कि सम ऑफ n टर्म्स। तो पहले एक बार nth टर्म लिख लेते हैं कि nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, ये nth टर्म का क्या मतलब है कि अगर एक AP है जिसके अंदर पहली टर्म्स a है, दूसरी टर्म्स a प्लस डी है, तीसरी टर्म a प्लस 2d है एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, तो ऐसी तरह nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n-1 टाइम्स d। ये कंसेप्ट देखा था। आज की क्लास में ऐसा देखते हैं कि इसी टर्म्स के अंदर अगर अपन इन्हीं टर्म्स का सम निकालें। सपोज करो एक AP है जिसमें पहली टर्म a हो गई, दूसरी टर्म a प्लस डी हो गई, तीसरी टर्म a प्लस 2d हो गई, चौथी टर्म ऐसे चलते चले जाओ और फिर एक लास्ट टर्म होगी, उसको अपन ले बोल देते हैं l। ठीक है, तो ये अपने पास चलो सपोज करो कि ये अपने पास एक AP है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म a है। कॉमन डिफरेंस जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म लो उसका डिफरेंस। ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड ले लिया, थर्ड और फोर्थ ले लिया, सिक्स्थ और सेवन्थ ले लिया, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी का वो क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी की थी, ठीक है, अच्छे से। तो अब इस सम का, सम ऑफ इन टर्म्स का, जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, ये जैसे सपोज करो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और इस तरह चलते चले जाओ तो ये लास्ट टर्म जिसको अपन बोल देते हैं nth टर्म है ना। nth टर्म का मतलब क्या है कि इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n है। कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करो इसमें कितनी है n, ठीक है ना। तो n टर्म्स हैं, किसी टर्म्स एपी के अंदर 5 टर्म्स ही होते सकती हैं, तो उसको फाइनाइट एपी कहते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है कि किसी एपी के अंदर कुछ गिनती की टर्म्स हैं, और इसी तरह इन्फिनाइट वे में चले जाओ, एन टर्म्स तक चले जाओ तो इन्फिनाइट वे हो जाती है। ठीक है, तो इसी केस के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि हम सम ऑफ एन टर्म्स निकालना चाहते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए हम लिखते हैं सपोज एस इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ए प्लस 2-1 टाइम्स डी, सेकेंड टर्म a प्लस 3-1 टाइम्स डी, डेट इज a प्लस 2d, थर्ड टर्म, एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग। सो सेकेंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, सेकेंड लास्ट टर्म चलो बाद में देखते हैं, अपने को सिर्फ लास्ट टर्म क्या आ जाएगी। लास्ट टर्म को अपन ने मान लिया सपोज करो l, ये अपनी कौन सी टर्म है, nth टर्म पे, कौन सी टर्म है, nth टर्म। अब इसी एक्सप्रेशन को पूरा एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है, एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो हमने इसको लिख दिया s, ये आ जाएगा a, ठीक है, ये आपका a आ जाएगा। अब अगर मैंने बोला है कि कॉमन डिफरेंस आपकी क्या है, d है, सपोज करो अगर मैंने बोला है कि कॉमन डिफरेंस d है और लास्ट टर्म यानी nth टर्म an आपका क्या है, l है, तो an का फॉर्मूला तो क्या होता है, a प्लस n-1 टाइम्स d, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो l को अपन क्या लिख सकते हैं, l को अपन लिख सकते हैं a प्लस n-1 टाइम्स d, यही लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बताओ कि जो भी लास्ट टर्म होगी उससे एक पहली वाली टर्म को क्या लिखा जा सकता है। जो भी लास्ट टर्म होगी उससे एक पहली टर्म, जैसे कि अगर एक a प्लस 2d है तो उससे एक पहली टर्म क्या होगी, a प्लस 2d में d माइनस कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी। a प्लस डी में एक जो इससे पहली वाली टर्म है उसमें a प्लस डी में d माइनस कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह अगर मैं l में से d माइनस कर दूंगा तो ये सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगी। यानी ये जो टर्म है सेकंड लास्ट टर्म, ये क्या होगी, l माइनस डी होगी, ये क्या होगी, n-1th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी, n-1th टर्म। बात समझ रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं है। वैसे ये डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में।
लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, अगर इस ऑर्डर में जा रहे हैं और लास्ट से लोगे तो पहली टर्म अगर मान लो एल है, यानी लास्ट टर्म एल है, तो अगर उसमें कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एल माइनस डी आ जाएगा। और अगर आप उस वे में तो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है तो ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको इन दोनों को माइनस करके देखो तो L माइनस ऑफ L माइनस डी कितना हो जाएगा, D आ रहा है, वही कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनका। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो लास्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को माइनस करोगे तो D आना चाहिए, और आ रहा है। तो इससे ये और कंफर्म हो गया कि सेकंड लास्ट टर्म हमारी L माइनस डी होगी। तो सेकंड लाइनस हमने उल्टा लिखा है ना, तो इस टर्म को हम क्या करते हैं, इस सीरीज को हम उल्टा लिखते हैं ना, यानी फर्स्ट हमने ऐसे लिखी थी, अब लास्ट टर्म से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा L, फिर ये L माइनस डी, फिर ये हो जाएगा L माइनस टू डी, और इस तरह से चलते चले जाओ। ये आएगी आपकी A प्लस डी, ये आएगी A, बिल्कुल उल्टा रिवर्स प्रोसेस में लिखा है। पहले ऐसे लिख दिया है और फिर उसके बाद सेकंड रो में इसको इस तरह से लिख दिया है, इधर से साइड से लिख दिया है। तो जो पहली टर्म होगी वो लास्ट बन जाएगी, जो सेकंड होगी वो सेकंड लास्ट बन जाएगी। इसका करने का फायदा क्या हुआ, अगर आप नोटिस करो कि अगर इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों सपोज इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन ऐड करते हैं तो s प्लस एस तो 2s आ जाएगा, और ये a प्लस एल बचेगा, ठीक है। इसी तरह ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ये भी a प्लस एल बचेगा, ठीक है। इसी तरह ये 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, ये भी a प्लस एल बचेगा, और इस तरह चलते चले जाओ। सेकंड लास्ट टर्म भी ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ये a प्लस एल बचेगा, और लास्ट भी a प्लस एल आ जाएगा। तो आप नोटिस करो कि ये a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल कितनी बार आएगा। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी n टर्म्स, और यहाँ पे हमने इन्हीं n टर्म्स को 2 बार ऐड किया है ना। तो यानी ये भी, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, इस तरह करते करते कितनी बार आया a प्लस एल, n टाइम्स आया है। कितनी बार आया स्टूडेंट, a प्लस एल n टाइम्स आया है। तो अपन लिख सकते हैं 2s इज इक्वल्स टू, इसका सम लिख सकते हैं n टाइम्स a प्लस एल, n टाइम्स a प्लस एल, ये लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस एल, और l कौन सी है, l है आपकी लास्ट टर्म, nth टर्म। तो इसको आप चाहो तो ब्रेक करके लिख सकते हो n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l को हमने क्या लिखा है, l को हमने लास्ट टर्म लिखा है, डेट इज द nth टर्म, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने ब्रेक करके लिखा, तो ये यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला दे देगा, जिसको आप अंडरस्टैंड करना चाहो तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। और या फिर अगर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में लिखना चाहो तो n बाय 2 इंटू a प्लस एल। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला आया है, जो कि एक और फॉर्मूला हमने डिस्कवर किया है। एक तो nth टर्म का फॉर्मूला था जो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक ये है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, जो कि एक एपी होती है। बस इतना ही है एपी के अंदर। अगर आप ये फॉर्मूले अच्छे से समझ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें और कुछ भी इशू नहीं आता है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एपी है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो कि हम लेते हैं फाइंड 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 एन प्लस 10। सपोज करो ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हमारा ये प्रोसीजर होगा कि हम पहले डिस्कवर करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं कि कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। फिर जो गिवन होता है इन्फॉर्मेशन से, हम उसमें क्या क्या देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, लास्ट टर्म क्या है, नेट टर्म क्या है, और फिर जो पूछ रहा है फिर हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 मिनट का पॉज लेके आप सोचिए क्वेश्चन को कैसे डिस्कवर किया जा सकता है। अगर आपसे हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसको ट्राई करिए, फिर प्ले करके देखिए कि आपका सॉल्यूशन सही है। नहीं हो पा रहा है तो सोच के देखिए, जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेट करके देखिए। फिर भी नहीं हो पाता तो प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखिए, लेकिन सॉल्यूशन भी स्टेप वाइज देखिए कि मैंने पहले पहले कैसे कैसे करते चले आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरा सॉल्यूशन बस ऐसे बैठ के देख लिया हूँ। आराम से देखिए, इसको देखना है, समझ के देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए, आप पॉज कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, हो सकता है कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो पॉज करके। इसके अंदर आप नोटिस करो कि जो एपी है वो एपी है। क्यों है, क्योंकि ये 34 है, 32 है, 30 है, एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग टिल 10। तो पहली चीज तो हमारे पास ये एपी है। इज इट एन एपी? यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। वाई इट इज सो? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट,
है ना, जो कॉमन डिफरेंस है सी डी है वो कितना है, -2 है। कैसे आया, कोई भी दो टर्म ले लो, है ना, आप कोई भी दो टर्म ले लो, जैसे कि सेकंड और थर्ड टर्म ले ली, तो सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इसी तरह आप फर्स्ट और सेकंड ले लो, तो 32 - 34 ये भी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये एपी तो है, ठीक है। तो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गई कि इस एपी का जो डी है वो -2 है। पहली टर्म इसकी कितनी है, 34 है, ठीक है। तो लास्ट टर्म जो होगी इस एपी की, यानी ए एन या एल जो होगी, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वो है 10, ठीक है ना, लास्ट टर्म ए एन टर्म। अब अगर अपन इसमें पूछे कि अपने को इसका एपी का सम निकालने को बोल रहा है ना, इन सब को निकालने को बोल रहा है, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है अपने को। ये तो अपने को फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, या फिर आप बोल सकते हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कोई भी आप फॉर्मूला यूज करते हो, अगर आपको लास्ट टर्म पता है जो कि इस क्वेश्चन में पता है, तो अपन पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस एल वाला, और अगर लास्ट टर्म नहीं भी पता है तो भी अपन सेकंड वाला फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। लास्ट टर्म निकालने कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ये पता चलना चाहिए कि एन कितनी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करोगे ना कि इसमें कितनी टर्म्स हैं वो मिसिंग है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यानी आप बोलोगे सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कहां तक गया है ये अपने को पता नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर क्या है, मिसिंग है। तो पहले तो काम ये होगा कि अपन nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालें, ए एन प्लस n-1 इंटू डी। अपने को तो ये तो पता ही है ना। लास्ट टर्म इसके अंदर क्या है, लास्ट टर्म इसके अंदर है आपके पास 10। पहली टर्म कितनी है, पहली टर्म है 34, n-1 अपने को यही n निकालना है, और d -2 है आपका। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -24 इज इक्वल टू -2 टाइम्स n-1, और ये 2 से और 24 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 12 इज इक्वल टू n-1। तो यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू 13। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में कितनी है, 13 है ना। यानी ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, अगर आप नोटिस करें कि इसको हम लिखना चाहें तो अब इसको आराम से लिख सकते हैं। 34 है, 32 है, फिर 30 है, फिर इस तरह करते चले जाओ तो ये 10 है। तो ये आप नोटिस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरह ही चलते चले जाओ तो ये लास्ट टर्म जो है ये 13th टर्म है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई है, 13 आ गई है। तो अब निकालना आसान है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 13 है, 13/2, और ए कितना है, फर्स्ट टर्म दैट इज 34, और लास्ट टर्म दैट इज 10। तो ये हो जाएगा 34 + 10 दैट इज 44, 34 + 10 दैट इज 44, और 44 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 22। तो 13 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 286। एक तो ये आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से। एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर मैं इस फॉर्मूले से नहीं, मैं दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। क्या ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। क्या मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ? मैं कहूँगा बिल्कुल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स तो वही रहेंगी 13, 2 टाइम्स a, पहली टर्म है 34, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म 13 - 1 टाइम्स d, d कितना है -2। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यह आ जाएगा 13/2, ठीक है, और यह आ जाएगा 2 इंटू 34, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 68, एंड 13 - 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू -2 दैट इज 24। तो ये अगेन आ जाएगा 8 - 4 4, 6 - 2 4 दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 44/2 दैट इज इक्वल टू 22। तो अगेन वही चीज आ रही है 286। इसका आंसर यहाँ से भी वही आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली क्या देखा कि हमने इसमें एक चीज नोटिस करी है कि सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का ये तरीका होता है कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, इन चार चीज में से, देखो उसमें कितने वेरिएबल है, Sn है, n है, a है और l है। इन चार चीज में से एक चीज आपको अननोन होगी, वही चीज आपको निकालना होता है। लेकिन हमारे वाले केस में Sn हमें निकालना था और n भी हमें अननोन था, नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें नहीं पता थी। तो हमने फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाला जो कि 13 आई है, और उसके बाद उस नंबर ऑफ टर्म्स को हमने सेकंड फॉर्मूले सम ऑफ n टर्म्स वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, जिससे हमने Sn का तरीका निकाला, सम ऑफ टर्म्स निकाली है। सम ऑफ 13 टर्म्स का जो सम होता है, एपी जो सम होगा वो हमने निकाला है। ये एक तरीका है निकालने का। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एपी के क्वेश्चन जनरली मोर और लेस और इन्हीं दो फॉर्मुलेज के इर्द गिर्द घूमते हैं। बस आपकी इसमें एक्सीलेंस होनी चाहिए कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो कि गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है। बाकी तो इजी खेल होता है, यही इस चैप्टर के अंदर है और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है। एक सेकेंड।
अब आप नोटिस करें कि ये चीज पढ़ने के बाद एक लास्ट चीज अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो एक एपी मैंने लिखा सिर्फ 3 टर्म्स की, मैंने लिखा 5, 2 और 2 माइनस 3 कितना होता है -1। सपोज करो मैंने ये लिखा, ठीक है। अगर ये क्या एपी है, बिल्कुल है। आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करें, 2 माइनस 5 कितना होता है -3, -1 -2 कितना होता है -3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं -1, 2 और 5, क्या ये एपी है? तो ये आपकी ये भी एक क्या है, आपकी एक एपी है। -1 -2 एंड 3, ये भी क्या हुई हमारी एक एपी हुई, ठीक है ना। -1 2 एंड 5, लेकिन दोनों ही एपी है, लेकिन दोनों के अंदर लिखा मतलब किस डिफरेंस में लिखा हुआ है। अगर आप नोटिस करो कि ये कॉमन डिफरेंस इनका जो है, कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो इसका आएगा -3, और इसका कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो इसका आएगा +3। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, अलग अलग है, लेकिन टर्म्स क्या है, बराबर ही है। मिडिल टर्म इसके अंदर क्या है, सेम है। तो जब भी हम 3 टर्म्स को अज्यूम करते हैं एपी के अंदर, तो आप कैसे वे अज्यूम कर सकते हो। देखो, लेट द 3 टर्म्स इन एपी, let the 3 terms in AP be A plus D and A plus 2D। एक स्टूडेंट ऐसे भी अज्यूम कर सकता है, एक स्टूडेंट कैसे अज्यूम कर सकता है कि अगर आपने पहली टर्म 5 ली है, ठीक है, तो इसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी 5 - 3, और इसके बाद वाली क्या टर्म हो जाएगी 5 - 2 टाइम्स -3, ठीक है। और अगर आपने पहली टर्म -1 ली है, सपोज करो पहली टर्म -1 ली है, तो इसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी -1 + 3, और इसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी -1 + 2 टाइम्स 3, ये हो जाएगी। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसे ना अज्यूम करके इसको अज्यूम करता है A - D A, ठीक है, A - D A एंड A + D। ये क्या है, ये है 3 टर्म्स में 3 टर्म्स ऑफ इन एपी अज्यूम करने का एक तरीका। हमेशा याद रखो, जब भी आप 3 टर्म्स इन एपी अज्यूम करते हो तो इस पैटर्न पे आप अज्यूम नहीं करोगे, हमेशा इस पैटर्न में अज्यूम करोगे। इस तरह से अज्यूम करोगे जब भी आप इन तीनों को ऐड करो तो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचे। जैसे कि अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो डी और -d कैंसिल हो जाएंगे, तो a + a क्या बचेगा, 3a बचेगा, ओनली एक वेरिएबल बचेगा। जबकि यहाँ पे अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो a + a 3a बचता है, एंड d + 2d 3d बचता है, तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो जनरली हम इस फॉर्म में 3 टर्म्स ऑफ एन एपी अज्यूम करेंगे। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये कैसे आ रहा है। तो ये जो टर्म है, ये आपकी मिडिल टर्म 2 आ रही है। 2 में अगर आप यानी 2 में अगर आप पहले यहाँ पे -3 कर देते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस लिखते हैं -3, तो आपको ये मिल जाएगा। और 2 में अगर आप -3 ऐड कर देते हैं तो आपको -1 मिल जाएगी, यानी ये वाली सीरीज मिल जाएगी। और ये वाली सीरीज कैसे आ सकती है, अगर 2 में आप, ठीक है ना, 2 में -d यानी -3 ऐड कर देते हैं तो आपको -1 मिल जाएगा, और 2 में अगर आप +3 ऐड कर देते हैं तो आपको +5 मिल जाएगा। यानी दोनों तरह की सीरीज यहाँ से आ रही है, एक तो आ रही है 5, 2, -1 आ रही है, और एक आ रही है -1, 2 और 5। यानी इस फॉर्म में आप ये दोनों कवर कर पा रहे हो, है ना, दोनों तरह की सीरीज कवर कर पा रहे हो। अब ये सवाल आप छोड़ दो कि सर ऐसा क्यों करते हैं, क्या वजह है कि हम इस तरह से अज्यूम ना करके हमें ऐसे ही अज्यूम करना चाहिए। तो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको और क्लियरिटी आएगी कि हम 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इसी तरह से अज्यूम करते हैं। 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमारा जो पैटर्न होता है 3 टर्म्स ऑफ एन एपी अज्यूम करने का, इन और मोर और लेस यही रहता है। हमेशा हम कोशिश ये करेंगे कि 3 टर्म्स ऑफ एपी जहां भी लिखा हुआ हो वहां पे अज्यूम ऐसे करो कि सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगी, इस तरह से होंगी कि A - D A एंड A + D। अभी मेरे पास अभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। चलो जैसे कि एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सेम कंसेप्ट पे, ठीक है। वैसे अब हमारा चैप्टर थ्योरेटिकल बिल्कुल फिनिश हो चुका है, अब हम बस क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली आज की क्लास से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। देखो जैसे कि है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, the sum of 3 numbers in AP is 21, ठीक है, and their product is 231। फाइंड AP, मतलब आपको AP बतानी है। तो ये क्या है कि एक 3 टर्म्स की AP है, कह रहा है उस AP के सम का जो है वो है 21 है। तो अपन जैसे पहले जो सेकंड मेथड में बताया था, लेट द टर्म्स बी
यानी टर्म्स जो बी इन लेट द टर्म्स बी इन ए पी बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ये सपोज करो 3 टर्म्स है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? सम कह रहा है कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 21। तो सम ऑफ द 3 टर्म्स इन ए पी कितना आ रहा है? 21। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है इन तीनों टर्म्स का? ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 231। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप नोटिस करो कि ये डी और ये डी कैंसिल, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे हमें जो मिला है a की वैल्यू जैसे 7 मिल गई है, तो बस इस a की वैल्यू को यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस डी टाइम्स 7 इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231। अब ये 7 से और 231 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी कितना हो जाएगा? 49 माइनस डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 7 3 जा 21 एंड 7 3 जा 21। तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 33 डेट इज इक्वल टू 16। तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, और डी की 2 वैल्यू आनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के एपी में दोनों तरह से लिखा जा सकता है ना, चाहे ए माइनस डी ए प्लस डी लिखो या ए प्लस डी ए माइनस डी लिखो। तो अगर आपके पास 7 एक टर्म है तो प्लस 4 करोगे, यानी अगर ए माइनस डी करोगे तो 7 माइनस 4 कितना होता है? 3, और 7 प्लस 4 कितना होता है? 11। और चाहो तो अगर आपने -4 लिया हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 11 7 और 3। यही वो एपी है जिसके तीनों टर्म का सम कितना आएगा? तीनों टर्म का सम 21 आएगा, और प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा इनका 231। एक तो ये तरीका हो गया है। जो दूसरा तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो मैं आपको बोल रहा था कि आप उस तरीके को अवॉइड करना, कि आप 3 टर्म्स ऑफ एन एपी जो इन जनरल है वैसे ही मान लो, यानी ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, इन तीनों का सम कितना आ रहा है? इन तीनों का सम आ रहा है 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 21। तो यहां से a प्लस डी इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस a। ये पहली इक्वेशन बन गई है। और इन तीनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है, यानी a प्लस डी और a प्लस 2d, इन तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है 231। तो आपने d की वैल्यू हर जगह सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहां से आ जाएगी 21 माइनस a, और यहां से आ जाएगी a प्लस 2 टाइम्स 21 माइनस a इज इक्वल टू 231। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a इंटू 21, और ये आएगा 2 इंटू 21 डेट इज इक्वल टू 42। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और फिर ये a माइनस 2a माइनस a बचेगा, सो इज इक्वल टू 231। अब ये 21 7 की टेबल में एक बार जा रहा है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 यहाँ पे आएगा, एंड 7 3 जा 21, फिर 3 11 जा, यानी 21 इंटू 11 231 होता है। तो ये हो जाएगा 42a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 11। बात समझ रहे? देखो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, वहां पे तो एक बार में इक्वेशन बन गई थी। तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 42a प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस 42a प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपको पहली और दूसरी और तीसरी टर्म ऐसे मिलेगी। अब आई थिंक इसमें अपन ने कुछ मिस्टेक तो की नहीं है ना? तो ये 2d हो जाएगा, 21 माइनस a ही रहेगा, a प्लस 2d होता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 42 माइनस 2a, तो a माइनस 2a ये आ जाएगा, और ये 21 रहेगा, तो 21 11 जा, सो a इंटू 42a a स्क्वायर माइनस 11। अब आप इसको आप सॉल्व करना चाहो, जिस तरीके से भी आप करना चाहो, सो 6 और 7 आई थिंक 42 बनता है, लेकिन यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो करी ही है। एक बार चेक करना पड़ेगा इसके अंदर। सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 एंड द प्रोडक्ट इज 231। तो a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d इज इक्वल टू 231 हो रहा है। तो a इंटू 21 माइनस a, ये भी ठीक है ना, a प्लस a 3a एंड d प्लस d 2d 3d, 3 कॉमन ले लिया। अच्छा ये 7 है, ये 7 है स्टूडेंट। यही दिक्कत है कि लाइव क्लासेस के अंदर जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई तो मुझे नोटिफाई कर देता, लेकिन यहाँ पे कोई नोटिफाई नहीं कर सकता, मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। ये 7 आ जाएगा 3 कॉमन लेने के बाद, और ये 7 माइनस a बचेगा, तो ये बचेगा a प्लस 7 माइनस d। ये जो है 7 माइनस d है ना, ये a है। चलो यार इसको भी एक बार सही करके लिख लेते हैं। हमने d की वैल्यू निकाली है
दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस ए। तो ये 7 माइनस ए लिख लिया है और a टाइम्स 2 टाइम्स 7 माइनस ए इज इक्वल्स टू 231। तो मैं कह यही रहा था कि इसमें आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा और 7 को उधर आप कैंसिल कर देना और ये हो जाएगा 2 7 जा 14 माइनस 2a प्लस ए दैट इज माइनस ए इज इक्वल्स टू 7 3 जा 21 7 3 जा 21। ठीक है, और ये a इधर रहेगा ही, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर आप नोटिस कर लो कि a की दो वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर बनाओगे तो a माइनस आपका 11 आ रहा है और a माइनस 3 आ रहा है। तो देखो AP 2 बन रही है, a इज इक्वल्स टू 11 और a इज, तो बस यही है। इस तरह से आपको 3 टर्म्स अज्यूम करना होता है। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने ये कहाँ पहुंच गया, अपन तो बहुत पहले पहुंच गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की क्लास में हमने बेसिकली जो देखा है वो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास तक हमने ये एन टर्म देखा था, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो देखा है कि कैसे अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो इसका फॉर्मूला दिया जाता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी लास्ट टर्म दैट इज ए एन इन फर्दर कैन बी रिटर्न एज ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक और ये क्वेश्चंस है जो कि आप एक बार ट्राई करना। इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, इसको आप एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। बस इतना ही एपी की थ्योरी है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड थ्योरी से कंसर्न हो तो होते हैं, लेकिन उसमें एनालिटिकल स्किल लगती है। वो ड्यूरिंग द एनसीईआरटी जब हम कर रहे होंगे तो उन क्वेश्चन को मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा, कि बता दूंगा कि ये क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो और आपके सेट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं एपी के अंदर, मतलब बियॉन्ड द लेवल। अगर आप कहें कि सेट के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और एपी हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयार किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब अगर आप सिर्फ सेट करते हो तो भी आपके लिए एपी के अंदर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, होपफुली। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर इजी वे में आपका तैयार हो जाएगा और हमेशा के लिए ये रेडी रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा, इसमें कुछ ऐसा भूलने वाली चीज भी नहीं रहेगी। ठीक है, देन स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एनसीईआरटी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर को समझने में या कोई भी दिक्कत है, कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही है, तो मुझे प्लीज नोटिफाई करें, कॉल करें, समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है तो कॉल करके जरूर उसको पूछा करें कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया है, प्लीज एक बार वापस से इसको समझा दीजिए, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक यू, वी विल गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।